हमारे यहां जब इतने लंबे डेवलपमेंट के बाद हालत ये हो कि हमें अपने लोकल लैंग्वेज और उसके जो डायलेक्ट है उसकी जानकारी न मिलते हो, उसके विभाग ही न खुलते हो। आज आप विज्ञापन निकालिए मैथिली का और भोजपुरी का कि हमें 10 लेक्चरर चाहिए, आप तय मानिए 10 नहीं मिलेंगे आपको। 70 साल का जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट पर थोड़ी सी नजर रखें। हिंदी के विभाग तो खुले, कबीर पढ़ाने की व्यवस्था तो हुई, तुलसीदास को पढ़ाने की व्यवस्था हुई, लेकिन अवधि के शिक्षक नहीं नियुक्त हुए, मैथिली के शिक्षक नियुक्त नहीं हुए, तो भाषाएं बचेंगी कैसे? मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि पूंजीवादी विकास के क्रम में सबसे खतरनाक चीज है भाषाओं का मरना। पिछले 70 साल में भाषाओं की जितनी क्षति हुई है उतनी क्षति किसी की नहीं हुई, और हिंदी की सबसे ज्यादा क्षति हुई है इस बीच में। हिंदी भाषी क्षेत्र में आप जाइए, किसी भी यूपी में आप रिजल्ट उठाइए, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट होकर बोर्ड का रिजल्ट उठाइए, सबसे ज्यादा बच्चे किसमें फेल होते हैं? हिंदी में। 60% से ज्यादा बच्चे हिंदी में फेल होते हैं। आप बंगाल का जाना पढ़ाता रहो, अगर रिजल्ट उठाइए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, जो लड़का साइंस में 95% नंबर ला रहा है वह लड़का बांग्ला में फेल हो रहा है। ठीक वही चीज मराठी में, वही चीज तमिल में, चारों तरफ आप एक चीज देखेंगे कि लगातार बच्चों का मोह किस चीज से पैदा हो रहा है और किस चीज से मोह भंग हो रहा है? अपनी भाषा से मोह पैदा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ जो पढ़ता लिखता है वर्ग है, जिसे हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं, जिसे हम लोग उच्च वर्ग कहते हैं, उस उच्च वर्ग के और मिडिल क्लास के बच्चे कौन सी भाषा पसंद करते हैं? हमने कैसा वर्ग पैदा किया इस समाज में पिछले 70 साल में, जो अपनी भाषा से ही प्यार न करे? दुनिया की छोड़ दीजिए, दुनिया की छोड़ दीजिए, दुनिया बहुत बड़ी है। एक और उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप इस जटिलता को समझ सकें कि जो नया मध्य वर्ग 70 साल में पैदा हुआ है वह मध्य वर्ग एकदम भाषा विरोधी है। उसे अपनी भाषा पसंद नहीं है। उसका अच्छा उदाहरण क्या है? आप सबके पास मोबाइल है, आप सर्वे कर लीजिए, सबके घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सर्वे कर लीजिए कितने लोग हैं जो यूनिकोड फॉन्ट से रेगुलर लिखते हैं। भाषा बोलने से नहीं बचती, भाषा लिखने से बचती है। आप जितनी भाषा लिखेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी रक्षा करेंगे। और मेरे लोग मेरी आलोचना करते हैं, इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं सबसे ज्यादा लिखता हूं। मुझे इसकी चिंता नहीं है कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है इंटरनेट पर भी लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, मैं सबसे ज्यादा लिखता हूं। मैं सुबह जब रिपोर्टर जी ने बात कही, मैं इस बात से सहमत हूं कि दुनिया में लोग हिंदी को अब जानते हैं। मेरा एक छोटा सा ब्लॉग है, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, विद्यार्थियों ने सजेस्ट किया, मैंने जब ब्लॉग बनाया तो आज वो 140 देशों में पढ़ा जाता है। कोई दुनिया का देश नहीं है जिसमें पढ़ा। मैं जहां कलकत्ता में रहता हूं उसके वहां पाठक कम है और न्यूयॉर्क में पाठक ज्यादा है। हिंदी के पढ़ने वालों की कमी नहीं है, मुसीबत दूसरी है। हिंदी को आप सदिच्छाओं से नहीं बचा सकते, हिंदी को आप महान आकांक्षाओं से भी नहीं बचा सकते और आशीर्वाद से भी नहीं बचा सकते। भाषा को बचाने के लिए जरूरी है कि उसके पठन पाठन की व्यवस्था की जाए, हर स्तर पर व्यवस्था की जाए। हमने सिस्टम कैसा बनाया है मैं यहां के नहीं जानता, लेकिन मैं जब कलकत्ता गया तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। कलकत्ता में 3 विश्वविद्यालय थे बंगाल में जहां हिंदी थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बर्दवान विश्वविद्यालय और शांति निकेतन। मैंने अपने वाइस चांसलर से ऐसे पूछा, और जो वहां शिक्षा मंत्री थे उस समय सत्यसारण चक्रवर्ती, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा कि सिलीगुड़ी में अगर किसी को हिंदी से बीए करना पड़े या एमए करना पड़े तो कहां जाएगा? तो बोले 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर। तो मैंने कहा क्यों जाएगा वो? वहां कोई विश्वविद्यालय क्यों नहीं है, वहां हिंदी ऑनर्स क्यों नहीं है? ये तो घटना आपको 25 साल पहले की बता रहा हूं मैं आपको। 25 साल पहले जब यह स्थिति है कि आपके एक अच्छे शहर में पढ़ने वाले विद्यार्थी को, आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जहां उर्दू पैदा हुई, जहां अच्छी खासी जनसंख्या उर्दू को बोलने और पढ़ने वालों की हो सकती है, वहां उर्दू पढ़ने के लिए हर जिले में व्यवस्था नहीं है। सिर्फ मदरसे और मदरसे के बाद में सिर्फ एएमयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी। अब इतनी दूर दूर चल के कौन जाएगा पढ़ने के लिए? भाषाएं मरेंगी और बचेंगी। गजल्स गाने से और ऑडियो और वीडियो और टेलीविजन से भाषाएं नहीं बचेंगी।
जाती और संस्कृति बच जाती और धर्म भी बच जाता, तो ईसाइयों को अपने देशों में, ब्रिटेन में, इसके लिए विज्ञापन नहीं निकालने पड़ते, बार बार कहना नहीं पड़ता कि हमारे ईसाई गिरजाघरों में लोग अब नहीं आते। सबसे ज्यादा ईसाई रहते हैं ब्रिटेन में, लेकिन सबसे कम लोग जाते हैं चर्च में। तो ये थोड़ा सा इस इल्यूजन से निकले कि मीडिया में जो चीज चल रही है उससे हमें कुछ फायदा हो, उससे एक तो ये फायदा तो हो सकता है, उससे कुछ मुनाफा मिल जाए, भाषा को उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये पैराडाइम शिफ्ट कैसे हुआ, मैं अब इस पर आता हूं, थोड़ा सा इस पर बात करना चाहता हूं। आप लोगों ने बीबीसी लंदन का नाम सुना है, बीबीसी लंदन रेडियो, बीबीसी लंदन टेलीविजन, ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं। पहले से बीबीसी लंदन था तो बीबीसी लंदन हम शॉर्ट वेव पर सुनते थे, उसकी कुछ देर के लिए सर्विस मीडियम वेव पर भी आती थी। अचानक क्या हुआ, जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट आने के बाद में स्थितियां बदली। ओंकार श्रीवास्तव जो बहुत अच्छे आदमी है और बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कम्युनिकेटर, वो हर सप्ताह पत्र लेते थे पाठकों के। अब मालूम पड़ा कि उन्होंने जब इंटरनेट आने के बाद में पाठकों के पत्र लेने कम कर दिया और ईमेल से पत्र ज्यादा लेने शुरू कर दिए। तो जो पाठक हिंदुस्तान से चिट्ठियां लिखते थे, उन्होंने एक दिन हल्का के उन्हें चिट्ठी लिखी एक पाठक ने, जो उनका रेगुलर पाठक था, कि क्या वजह हमारी चिट्ठी को 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं नंबर पे आने में, चक्कर क्या है। तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही जो कि काम की हमारी। उन्होंने कहा कि पहले बीबीसी लंदन शॉर्ट वेव पर तमाम दुनिया में बहुत सारे देशों में, खासतौर अमेरिका और उससे जुड़े हुए लैटिन अमेरिका के देशों में सुनने में असुविधा होती थी लोगों को। लेकिन जब से इंटरनेट आया, बीबीसी लंदन इजीली सुना जाता है, तो वहां अब हिंदी के नए पाठक और श्रोता मिले हैं और वे तत्काल प्रोग्राम सुनने के बाद ही ईमेल से हमें चिट्ठियां भेजते हैं। आपकी चिट्ठी पहले एम्बेसी जाती थी, एम्बेसी से छट के फिर वो वहां जाती थी, फिर वहां से छट के वो एंकर के पास जाती थी, तो उसमें टाइम लगता था। और अभी क्या है, डायरेक्ट ईमेल से चिट्ठी आती है और जाती है। जो नई दुनिया बनी, जो रियल टाइम दुनिया बनी इंटरनेट के आने के बाद में, जो नया रेफरेंस पॉइंट है वो कौन सा है, कंप्यूटर, इंटरनेट और सैटेलाइट। ये तीन चीज मिलाकर एक नया रेफरेंस पॉइंट। पहले क्या था, सिर्फ प्रिंट टेक्नोलॉजी। ये जो सारे मसले थे जिनको जो आप सुबह से डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी डिस्कस करेंगे, ये सारे मसले अब इररिलेवेंट हो चुके हैं। आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइए, राजभाषा बनाइए, कोई भी भाषा बनाइए, हिंदी का एक ही काम है, वो कम्युनिकेशन का। शिक्षक का एक ही काम है, सिर्फ कम्युनिकेशन का। आप जो कुछ देना चाहते हैं वो बटन दबाएगा, आप पढ़ाइए, जिसके बारे में बटन दबाएगा सीधे उसके मोबाइल में है, वो सब गूगल से निकाल लेगा। आपकी कितनी भूमिका है। कल तक थी, टीएस इलियट की किताब मेरे पास होती है, रामचंद्र शुक्ल की किताब मेरे पास होती है, मैं बताऊंगा तो लाइब्रेरी में वहां मिलेगी, और लाइब्रेरी में नहीं मिली तो कहीं नहीं मिलेगी। और आज क्या स्थिति है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके मोबाइल में है, तो आपकी भूमिका कितनी रह गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, या शिक्षक की भूमिका बदली, या छात्र की भूमिका भी बदली, या भाषा की और धर्म की और राजनीति की भूमिका भी बदली। अभी जो सबसे बड़ी भूमिका है वो भाषा की है, वो है कम्युनिकेशन की। और साहित्य की कौन सी भूमिका है, ऐसा नहीं साहित्य की भूमिका नहीं बदली। साहित्य के जितने प्रश्न थे, अब सारा का सारा साहित्य, आप कविता लिखें, कहानी लिखें, फेसबुक पर लिखें, ट्विटर पर लिखें। अब धन्यवाद देने आई तो उनका रेफरेंस पॉइंट कौन सा था, अमिताभ बच्चन का ट्वीट। वो गलत नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं रेफरेंस पॉइंट बदल चुका है। और ये बदले हुए रेफरेंस पॉइंट में पैराडाइम शिफ्ट, एक बुनियादी आधार का परिवर्तन हो चुका है। उस बुनियादी आधार के परिवर्तन को हम देखें और उससे जुड़े हुए मसलों की खोज करें, पहली चीज। दूसरी चीज एक और जो कि बहुत जरूरी है, कल तक आपके लिए शिक्षक जरूरी था हिंदी के लिए और हिंदी के प्रचार के लिए। अभी वो सब काम रेडीमेड अवेलेबल है, वो कंप्यूटर कर रहा है, और कुछ दिन बाद स्थिति ये होगी कि वो ट्रांसलेटर की जॉब भी सब चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बन चुका है, वो सिर्फ फिनिशिंग के फेज में है। जब शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे तो उस समय ये सॉफ्टवेयर बन के आया जो ट्रांसलेशन करता है। जो लैंग्वेज हम लोग यूनिकोड फॉर्म में यूज करते हैं, इस लैंग्वेज के लिए भारत सरकार ने 1300 करोड़ रुपया माइक्रोसॉफ्ट को दिए, जिसकी वजह से हमारे पास 10 भाषाओं का यूनिकोड फॉन्ट आया।
जो हमें फ्रीली अवेलेबल है, और आज हमें ही अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़े गर्व की बात क्या है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडो में इनबिल्ट है। अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी माइक्रोसॉफ्ट का विंडो जब खोलेगा तो वो चाहेगा तो अपने लिए हिंदी का उपयोग कर सकता है, और ये एक बड़ी उपलब्धि थी। आज हिंदी गांव, कस्बे, शिक्षा, विश्वविद्यालय, देशज प्रवेश से निकलकर एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के प्रवेश का हिस्सा है। ये बड़ा शिफ्ट है, मैं चाहूं या ना चाहूं, लेकिन ये बड़ा शिफ्ट है। आज सुदूरवर्ती भारत के बाहर रहने वाले लोग इजीली, मेरा जैसा व्यक्ति जो कि मैं कभी भी पॉपुलर विषयों पर नहीं लिखता, जब मुझे लैटिन अमेरिका में, इजराइल में, तमाम सुदूरवर्ती कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, उत्तर कोरिया में अगर पढ़ सकते हैं लोग और वहां से मेल कर सकते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनके पास में ट्रांसलेशन की बेहतर टूल्स अवेलेबल है। इसलिए जो मैं चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि हिंदी के सामने एक नई समस्या है कि वो ये, जैसे अभी सुबह शुरू में बात कही गई, मैं उसी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं आगे। वो शायद पर्ण जी ने उठाई थी वो बात। असल में अमेरिका में ट्रांसलेशन बहुत महंगा है। भारत में जो ट्रांसलेशन इंडस्ट्री है उस करीब 35,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। तो तमाम किस्म के जो बच्चों के चैनल आए जिनमें कि तमाम किस्म के बच्चों की फिल्म, सीरियल्स और दूसरी चीजें। पहले क्या था, नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट हुआ करती थी तो उस समय सिर्फ 6 फिल्में आती थी हॉलीवुड की। आज स्थिति है कि हॉलीवुड की सैकड़ों फिल्में हर साल रिलीज होती हैं और आती हैं, और हॉलीवुड की फिल्में ही नहीं आती। जो मल्टीनेशनल जो मीडिया कंपनियां हैं उनके बड़े पैमाने पर पैसे भी निवेश हुए हैं हमारे तमाम किस्म के फिल्म उद्योग में। तो आज एकदम स्थिति एकदम बदल गई है। हिंदी वैसी हिंदी नहीं है अब। हिंदी के पैसा कौन लगा रहा है हिंदी पर? आप कल्पना कीजिए कौन पैसा लगा रहा है हिंदी पर? 2 चैनल हैं हिंदुस्तान के बाहर और जो हिंदुस्तान में देखे जाते हैं। एमटीवी चैनल, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसने न देखा हो। कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसको कि एमटीवी, जो यंग लड़का हो जो एमटीवी न देखता हो। एमटीवी की स्टैंडिंग पॉलिसी रही है यह कि वे जहां पर भी म्यूजिक चैनल शुरू किए हैं वो अंग्रेजी का चैनल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में आने के साथ उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली और उन्होंने तय किया कि वे यह चैनल जब लॉन्च करेंगे तो वो हिंदी में लॉन्च करेंगे। अकेले सारी दुनिया में एमटीवी चैनल के जो एकमात्र अंग्रेजी के बाद तो जो भाषा उन्होंने चुनी, पहली भाषा चुनी वो थी हिंदी। और एक चैनल है आपके यहां, आपके घर में भी होगा, एबीपी न्यूज। इस एबीपी न्यूज का पहले स्टार न्यूज था, और स्टार न्यूज का जो न्यूज कॉर्पोरेशन जो बड़ा टाइकून है रूपक मैड्रॉक, उसकी सारी दुनिया में न्यूज पॉलिसी रही है तो उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी के न्यूज चैनल लॉन्च किए हैं। भारत में जब पहली बार उन्होंने न्यूज चैनल लॉन्च किया स्टार न्यूज करके, तो उन्होंने हिंदी में लॉन्च किया और उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की। हिंदी पर पैसा कौन लगा रहा है? जो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे लगा रही हैं, ये पैसा नहीं लगा रहे हैं। रिलायंस वालों ने तो हिंदी पर पैसा लगाना अभी शुरू किया, पिछले 10 साल पहले करीब 2000 करोड़ रुपए साल वो सिनेमा पर खर्च करते हैं। आज से 40-20 साल पहले रिलायंस वाले पैसा नहीं खर्च करते थे। हिंदुस्तान का कोई इंडस्ट्रिस्ट हिंदुस्तान की हिंदी फिल्मों में पैसा नहीं खर्च करता था। सबसे ज्यादा पैसा राज कपूर, जिसको जाना जाता है राज कपूर के तौर पर, राज कपूर की फिल्मों के फाइनेंसर जानते कौन है? दाऊद इब्राहिम। सुनने में अवाक लगती है बात, लेकिन ये वास्तव है। मुश्किल यह है कि सारा का सारा जो ट्रेडिशनल मीडिया है इंक्लूडिंग सिनेमा खासतौर पर